जय हिंद दोस्तों। देखिए, त्रिकोणमिति का जो एक मैराथन क्लास था, या फिर आप कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति बोल रहा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ज़बान स्लिप कर गया। नियामक ज्यामिति में हम 25 क्वेश्चन वाला एक वीडियो बना के आपके लिए प्रोवाइड कर दिए थे, जिसमें से कि 24 क्वेश्चन तो हम ही बताए थे और एक क्वेश्चन आपके लिए दिए थे, और उसमें से जो आंसर आना था उसका आंसर होना था x नियामक अगर बात की जाए तो 56/9 और y नियामक -3। अब आप लोग खुद से देख सकते हैं कि किसका किसका -56/9 x नियामक और y नियामक -3 आया, क्योंकि हम उसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन बताए थे, 3-4 क्वेश्चन बताए थे और एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिए थे। बहुत लोगों का आंसर भी आया, उसमें से कुछ लोगों का आंसर सही भी था, कुछ का गलत भी था। जैसे हम बताते हैं कि आंसर अगर सही की बात की जाए कि सही किनका आंसर था, ज़रा वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, 7 लोगों ने कमेंट किया था। सबसे पहला जो ऊपर में है गणेश प्रसाद आईडी है, जो भी हो, ये बच्चा या बच्ची जो भी, इसका आंसर है 2,3, जो कि गलत है बाबू। x नियामक होगा -56/9। अजीब लगता है कि इतना बताने के बाद भी आप लोगों से नहीं बनता है। और एक हैं रीता देवी, जो भी हो, उनका आईडी यही है 56/9। देखो, हो सकता है कि घर के गार्जियन के नाम से किसी का हो, लेकिन जो भी हो वो अपने आप में उसको लग जाएगा कि हाँ भाई मेरे बारे में बोला जा रहा है। 56/9 और -3। और ये तो खैर प्रीति कुमारी एक है, -56/9 -3, इसका भी ठीक है। और एक टेक्निकल पांडे जी हैं, इनका आंसर जो है -56/9 सही है, लेकिन y नियामक गलती है बाबू, 3 लिख रहे हो, 3 नहीं -3 होगा। एक रोहित भारद्वाज है, इसका x नियामक सही है -56/9, लेकिन y नियामक 3 लिखा। देखो, देखने वाले इसमें 75 लोग हैं। चलो भाई, 75 लोग हैं, कम से कम 16 लोग तो मन से देखे होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं, 16-17 लोग। अब उतने लोगों का आंसर कम से कम सही तो होना चाहिए, अगर सही से आप समझे हैं तो। बहुत अफसोस लगता है, ठीक है, इतना बताने के बाद कितना हम आपको बताएं, और मात्र 2-3 विद्यार्थी वैसे हैं जो कि पूरी तरह से कवर कर पाए। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता। चलो, प्रयास तो करेंगे, वो तो नहीं छोड़ सकते। देखो, क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, एक डायग्राम के थ्रू बता देते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो -7,4 और -6,-5 को मिलाने वाले रेखाखंडों को 7:2 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। अनुपात क्या है? 7:2। और यहीं से बताना है कि x नियामक क्या होगा और y नियामक क्या होगा। देखो, x नियामक हो गया और यहाँ पे y नियामक हो गया। अगर x नियामक की बात करें तो, या y नियामक के, मान लो कोई भी नियामक, दोनों नियामक पकड़ लेते एक साथ, x और y। 7 उधर गुना करेंगे और 2 इधर गुना करेंगे। 7 उस तरफ गुना करना है, 2 इधर गुना करना है, मतलब उससे पहले लिखना होगा 7 + 2 बटा में 7 + 2, फिर वही चीज 7 + 2, अब बटा में 7 + 2। 7 उधर गुना करना है, मतलब अगर आप x नियामक निकाल रहे हैं तो 7 वहाँ गुना करो x नियामक में, 7 उधर अगर गुना करेंगे तो x नियामक कितना हो गया? -6, यानी कि 7 को गुना कर देना है -6 में। अगर 2 बात करें तो 2 इधर गुना होगा और वो भी x नियामक में, तो x नियामक कितना हो गया? -7।
इसी तरह से अगर y नियामक चाहिए तो 7 उधर गुना करो, 7 उधर गुना होगा और y नियामक में, क्योंकि y नियामक की बात कर रहे हैं तो 7 गुना हो जाएगा -5 में। अगर 2 की बात करें तो 2 इधर गुना होगा और वो भी y नियामक में यानी 4 में गुना करते हैं। 7 छके 42 माइनस में और 7 दूनी 14 वो भी माइनस में, थोड़ा लग गया, और बटा में 7 और 2 जोड़ दो तो 9 हो गया, कौमा 7 पचे 35 माइनस में और 4 दूनी 8 प्लस में बटा 7 और 2 दोनों जोड़ दो तो 9 हो गया। माइनस में 42 है, माइनस में 14 है, दोनों जोड़ देना तो दोनों अगर जोड़ेंगे तो माइनस में 56 अब बटा 9। इधर 8 है उसमें से 35 घटाएंगे तो 8 में से अगर 35 घटेगा, ये -35 है तो घट के माइनस में 27 बटा 9। देखो ई वाला तक है नहीं है कटेगा तो इधर हो गया -56 बटा 9, क्योंकि ये कटना है नहीं तो छोड़ दो, और ये कटेगा 9 तिया 27 तो -3, तो इसका जो आंसर आएगा वो -56 बटा 9 और -3। अब रहा बात कि किसका सही है किसका गलत है, तो आप पिछले वीडियो जो हम बनाए थे, पिछले वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि आप आंसर क्या लिखे और यहाँ आंसर क्या आया है। देखो यही सब थोड़ा सा जल्दीबाजी ने एग्ज़ाम में गलती हो जाता है, और यही जल्दीबाजी के कारण में गलती होगा तो वहाँ परेशानी हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। क्योंकि अगर आंसर नहीं आया तो आप कितनों अच्छा स्टेप में लिखें। आईएससी ने, जैसे आईएससी जो पढ़ाते हैं उसमें कहते हैं देखो बाबू स्टेप फॉलो होता है। जो भी हम आईएससी में पढ़ाएं, जो भी आईएससी के बच्चे हैं उनको मालूम होगा कि जितना बताएं उससे फालतू एग्ज़ाम में नहीं आता है। केमिस्ट्री में भी जो हम पढ़ाएं ऑनलाइन में ऑफलाइन उससे फालतू नहीं आता है। फिजिक्स में भी जो पढ़ाएंगे उससे फालतू आएगा, मानते हैं, लेकिन आपका जो बनाना है 70 नंबर वो बन जाएगा। तो इंटर में जब नहीं होता है तो आप 10th में इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं। लेकिन हाँ, इंटर और 10th दोनों में अलग है, ऐसे कैसे कह सकते हैं। इंटर में होता है कि स्टेप के हिसाब से, अगर आपका स्टेप अच्छा है तो नंबर मिलते रहेगा। मान लीजिए आईएससी में आप बना रहे हैं किसी भी हिसाब को, पहले स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप, मान लो 10 स्टेप में हिसाब बनना है, और अगर आपका 9 स्टेप सही है और एक स्टेप अगर गलती हो गया तो वो नंबर पूरी आपको मिल जाएगा। लेकिन 10th में क्या होता है कि आप 9 स्टेप एकदम सही लेके चले, लेकिन अंतिम वाला स्टेप तो आपसे गलती हो गया, मतलब आंसर नहीं आया, तो 1 पैसा भी वो आपको नहीं बख्शेगा, काट देगा पूरा। सिर्फ आंसर नहीं आने की वजह से काट देगा। 10th का ही रूल है, 10th का रूल है, कॉपी चेक करने वाले नियम, बोर्ड का ही नियम है। आप पूरा सही बनाए और आंसर में गलती लिख दिए, काट देगा। और बीच में अगर गलती और आंसर सही हो गया तो सर तो भी काट देगा। देखो काटना तो तब भी चाहिए, अगर बीच में गलती बनाए लास्ट में आंसर लिख दिए सही तो भी काट देना चाहिए, बोर्ड का नियम है ये। लेकिन होता क्या है ना कि वहाँ कॉपी चेक करने वाले, वहाँ पे हजारों कॉपी उनको चेक करना होता है, तो डायरेक्ट उनका दिमाग जाता है आंसर पे। आप बीच में एक स्टेप अगर गलती भी कर दिए हैं और आंसर सही है तो नंबर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नंबर दे ही देगा, लेकिन हजारों कॉपी उनको चेक करना होता है, डायरेक्ट ध्यान जाता है सबसे पहले आंसर पे। आंसर आया, हाँ अच्छा दे दो 5 नंबर इसको। रही बात कि अगर आप 90 से एबव हो गया तो आपका कॉपी रीचेक, 3 चेक, दोबारा कॉपी चेक अगर होने लगा तो भले ही वहाँ पे कटेगा। यानी कि आंसर लिखना और आंसर को साफ लिखना बहुत जरूरी है 10th के लिए। आईएससी में ये बात नहीं होता, आईएससी में होता है कि चलिए भाई स्टेप वाइज, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, आप जय स्टेप लिखोगे उसके हिसाब से नंबर मिलेगा। 10 स्टेप लिखेंगे तो क्या 10 नंबर मिलेगा? नहीं यार, स्टेप के हिसाब से मतलब हो गया। मान लीजिए 5 नंबर के क्वेश्चन है और 10 स्टेप में हिसाब बन रहा है, तो अगर आप 2 स्टेप लिखते हो तो 1 नंबर, 4 स्टेप लिखते हो तो 2 नंबर, मतलब इंटर में जितना लिखोगे उतना नंबर मिलता है, उस हिसाब से नंबर मिलता है। आईएससी का मैटर। और 10th में वो बात नहीं, आंसर एकदम क्लियरली लिखना है, और आंसर में सिर्फ माइनस प्लस छूट गया तो आपका नंबर जाएगा कट। लग रहा होगा बकवास कर रहे हैं ना ऐसा, लेकिन यही सही है, इसलिए आंसर को संभल के लिखेगा। जैसे हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा खाली माइनस एन छूटा था सर, बाबू गलती हो गया आपका। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? ए और बी क्रमशः -2, -2 और
और 2,-4 है, 2,-4 है, तो रेखाखंड AB पर स्थित रेखाखंड AB पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। P के निर्देशांक ज्ञात करें। आगे कंडीशंस होगा जबकि AP बराबर 3/7 AB। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, मेन तो क्वेश्चन में समझना होता है। A और B क्रमशः -2, -2 और 2,-4 है, तो रेखाखंड AB पर स्थित P के निर्देशांक ज्ञात करें। फिर से ध्यान से समझिएगा, A के निर्देशांक कितना है, यहां देखो कि A के निर्देशांक कितना है, ये हो गया A और यहां हो गया है B। A और B क्रमशः, तो A के निर्देशांक मतलब हम कह सकते हैं ये वाला A के निर्देशांक है और यहाँ कह सकते हैं B के निर्देशांक है। और रेखाखंड AB पर स्थित P बिंदु के निर्देशांक, फिलहाल अभी पता नहीं कि A कहाँ है B कहाँ है, कहीं भी A होगा कहीं भी B होगा। यहाँ से समझो AP अब बटा में AB बराबर 3/7, यानी साफ नजर आ रहा है कि A से P तक की दूरी 3 मीटर, जबकि A से B तक की दूरी 7 मीटर, यानी A से P तक जाना है तो 3 किलोमीटर, A से B तक जाना है तो 7 किलोमीटर। मतलब मान लो यहाँ पर A है तो पहले कौन आएगा, पहले P आएगा, पहले कहीं P होगा और कहीं बाद में B होगा, तभी तो A से P तक की दूरी 3 किलोमीटर, A से B तक की दूरी अगर पूरा के बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 7 किलोमीटर। यहाँ जरा ध्यान से समझना, A से P तक के दूरी 3 किलोमीटर, A से B तक, A से ही एक बार A से जाना है P तक और एक बार A से जाना है B तक, तो जब हम A से P तक गए तो 3 किलोमीटर और जब A से B तक गए तो 7 किलोमीटर, यानी P से B तक की दूरी कितना हो गया, 4 किलोमीटर। अब 7 से कोई मतलब नहीं हमको, 7 हटा दो, यानी यही फिगर अगर नीचे बनाए सही से तो यहाँ कहेंगे A है, यहाँ B है और यहाँ पर P है और इधर 3 किलोमीटर तो उधर 4 किलोमीटर। अब A के नियामक की अगर बात करें कि A के नियामक कितना, A के नियामक हो गया -2, -2। B के नियामक की अगर बात की जाए तो 2, -4। अब P के बारे में तो पूछ ही रहा है कि P के निर्देशांक ज्ञात करें, तो P के निर्देशांक मान लेते हैं कि x, y है। अब हमको वही P के बारे में बतलाने कि P के निर्देशांक कितना होगा। यहाँ फिर से समझना है कि अगर, छोड़ो हटाओ, फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट हम लिखते हैं P के निर्देशांक, डायरेक्ट बतलाते हैं कि P के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलो डायरेक्ट अनुपात सोचिए क्या है, यहाँ 3:4 है, तो जो अनुपात है उसको बैठाओ, 3+4 बटा में 3+4, फिर वही चीज इधर लिखना है 3+4 और 3+4। अब जरा ध्यान से समझो, 3 को उधर गुना कर देंगे और 4 को इधर गुना कर देंगे। 3 इधर गुना कर देने का मतलब है कि 3 को उधर गुना करेंगे, किसमें भाई, 2 में। 3 को यहां गुना कर देंगे, 3 किसमें गुना कर देंगे, यहां, तो 3 इधर गुना कर देंगे। यहां पे 2 नियामक है, x नियामक भी है और y नियामक भी है, तो 3 उधर किसके साथ गुना होगा, x के साथ या y के साथ, तो वो तो डिपेंड करता है कि हम कौन से नियामक निकाल रहे हैं। अगर हम x नियामक निकाल रहे हैं तो 3 को उधर गुना करेंगे और किसमें गुना करेंगे, x नियामक में, 3 गुने 2 और 4 इधर गुना हो जाएगा, किसमें भाई, -2। उसी तरह से y नियामक सोचो तो 3 को उस तरफ गुना कर देंगे, किसमें, -4 में। 3 उधर गुना कर देंगे -4 में, गुना कर दिए -4, और 4 को इधर गुना कर देंगे, किसमें,
-2 में गुना कर देते हैं, -2 में कर दिए गुना। अब देखते हैं कितना हो गया गुना करने के बाद। 3 दूनी 6 और 4 दूनी -8 बटा में 7। यहाँ समझो 4 12 माइनस में, और माइनस में 4 दूनी 8 बटा में 7। सबको जोड़ो, 6 में से 8 गया -2 बटा 7, -12 -8 यानी -20, अब बटा में कितना 7। ये किसका नियामक निकल गया? पी के। और हमको निकालना भी क्या था? पी के नियामक। तो यही आंसर होगा। इसलिए कह रहे थे कि सेक्शन फॉर्मूला जरा ध्यान से, पिछला जो बता रहे थे सेक्शन फॉर्मूला पिछले वीडियो में, यहाँ पर भी वही है। यहाँ थोड़ा सा घुमा के कहो कि दे दिया है AP बराबर 3/7 AB, तो अब उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन क्या है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो बन जाएगा। आज ही हम ऑफलाइन जब पढ़ा रहे थे तो ऑफलाइन में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे को हमें क्वेश्चन दिए थे जिसमें से कि कुछ के गलती बना और कुछ के तो बना ही नहीं। बहुत कम परसेंटेज वैसा था जिसका सही सही बना। देखो क्वेश्चन हम क्या दिए थे आज हम क्वेश्चन यही क्वेश्चन में था, मतलब यही था। हाँ यही नहीं, थोड़ा सा घुमा कर था, टाइप यही था। इन्हें कहते कि यही था, टाइप यही था, मतलब हू बहू यही नहीं था, एकदम हू बहू टाइप यही था। जैसे बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है? किस अनुपात में बांटता है? टाइप यही था वो, किस अनुपात में बांटता है, टाइप यही था। इन्हें कहते हैं कि हू बहू यही क्वेश्चन होगा, लेकिन हाँ टाइप हू बहू यही था। जरा आप भी एक बार ट्राई करके देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। तब तक हम थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप भी ट्राई कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है, 5, -6, तो एक बिंदु तो हो गया। अरे यार ये वायर वाला परेशानी। क्वेश्चन तो हो गया कि एक बिंदु 5, -6 है, तो ठीक है 5, -6 रखेंगे। और दूसरा बिंदु हो गया -1, -4, तो दूसरे तरफ हो गया -1, -4। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष, एक चीज ध्यान देना, अगर हम y अक्ष बोल रहे हैं तो y अक्ष पर y नियामक होता है, लेकिन x नियामक 0 होगा। y अक्ष पे कोई भी बिंदु उठा लो, वहां सिर्फ तुमको y नियामक ही दिखाई देगा, x नियामक 0 होगा। जैसे अगर कभी कह दे x अक्ष पर, तो x अक्ष पर सिर्फ x नियामक ही दिखाई देगा और वहां y नियामक 0 होगा। तो इस सब चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, बड़ी टिपिकल होता है। थोड़ा सा अगर क्या कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कुछ ऐसा वाला होता है। अगर जरा सा ध्यान हटा तो गया। फिर से एक बार समझा देते हैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू। जैसे यहाँ पे समझो, ई हो गया y एक्सिस, ई हो गया x एक्सिस। मान लो y एक्सिस पे यहाँ कोई पॉइंट उठाते हैं तो हम बोलेंगे ना कि चलो भाई y नियामक 1 है, लेकिन इस जगह पे x नियामक कितना है? 0। जैसे इस जगह की अगर बात करें, मान लो y नियामक 4 है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन x नियामक तो 0 होगा। यहाँ की अगर बात की जाए कि y नियामक 6 है सर, तो x नियामक 0। अब y अक्ष पे कोई भी बिंदु उठा लो, इस जगह की बात कीजिए सर तो y नियामक -1, लेकिन x नियामक 0। y अक्ष पे कोई भी बिंदु उठा लीजिए, हमेशा आपको यही मिलेगा कि y अक्ष पे y नियामक मिलेगा, जो भी मिले। जैसे इस जगह की बात करते हैं तो y नियामक -4, लेकिन x नियामक 0। यहाँ की बात करें तो y नियामक -8, लेकिन x नियामक, मतलब कहीं भी उठा लो y नियामक मिल रहा है, लेकिन एक बात श्योर हो गया कि y अक्ष पर x नियामक नहीं मिलता है।
अगर अक्ष y है तो वहां पर हमेशा x नियामक क्या दिखाई दे रहा है, 0। तो ये बात श्योर हो गया कि जो भी आपके पास दिया गया है, मान लो इस तरह से है, एक बिंदु है 5, -6 और दूसरा है -1, -4। इसको अगर आप a नाम देते हैं, यहाँ अगर b नाम देते हैं, तो a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष, तो y अक्ष की अगर हम बातें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि y अक्ष पे x नियामक 0 होगा, भले ही y नियामक जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन y अक्ष, तो y अक्ष छोड़ो भाई, y अक्ष जो भी हो, x नियामक किस अनुपात में बांटता है ये ध्यान देना है। अब निकालते हैं भाई, तो इसमें से भी कौन से नियामक उठा ले, y अक्ष पे y नियामक मालूम है कुछ होगा, छोड़ो जो होगा, x नियामक उठाओ, मतलब x नियामक AB, इसका x नियामक कितना हो गया, 0। हम अगर आपसे पूछे कि आप कैसे निकालोगे x नियामक, तो लिखोगे कि m + n, अब बटा में m + n, m को गुना करना है उस तरफ और n को गुना करना है इस तरफ। आपके पास दो रास्ता है, m उधर गुना कर रहे हैं तो या तो -1 में गुना करो या तो -4 में गुना करो। m गुना किस में करें, तो आप कौन से नियामक यहाँ बैठाएं ये सोचिए, ये कौन से नियामक चल रहा है, किस नियामक की आप बात कर रहे हैं, x नियामक। यानी जाहिर से बात है कि m अगर उधर गुना करना भी होगा ना तो आप x नियामक में गुना करोगे, मतलब -1 में। वैसे ही n को इधर गुना करना होगा तो भी x नियामक में। अब जरा सोचो, m + n अगर 0 में गुना हो भी जाता है तो 0 हो जाएगा, यहां से बचेगा -m, अब प्लस में 5n। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, हम -m बोल रहे हैं, बराबर किस तरफ अगर इधर लिखोगे तो ये हो जाएगा प्लस में m, और बटा, छोड़ो बटा क्या, बटा लिखते हैं, बटा हटाओ 5n। अब समझो m, अब बटा n बराबर, बटा में n हो गया तो इधर बच गया 5, अब बटा में 1। अब m बटा n, बटा में जब भी रहे तो उसी को आप अनुपात में लिख सकते हैं, m बटा n मतलब m अनुपात n, इधर 5/1 मतलब 5:1। तो जो फाइनली आंसर आया, अब तो हम भी कॉन्फिडेंस हो गए, पूरा एकदम कॉन्फिडेंशियल हो गए कि यही वाला क्वेश्चन हम ऑफलाइन में दिए थे। जब आप लोगों को हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे क्लास में, तो हूबहू यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी यही था, y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, आंसर भी यही था, मतलब एकदम डिट्टो जो कहते हैं ना कि एकदम 100% यही क्वेश्चन था जो ऑफलाइन हम आप लोग को दिए थे, जिसमें से कुछ लोगों का गलती भी हुआ। खैर कोई बात नहीं, इंसान है, गलती होते रहता है, लेकिन आप लोगों से अगर गलती हो रहा है तो आप मुसीबत में फंसोगे, क्योंकि आपके पास मात्र 7 दिन के टाइम है, 7 दिन के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो गलती नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो उन गलतियों को सुधारिए। कैसे सुधारोगे, तो हम आए हैं ना, हम बता रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिए। देखिए जो बोल रहे हैं इन सब बातों को भी थोड़ा सा सुनिए कि हम बोल क्या रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब सुनते नहीं हो, जैसे तैसे धनाधन बने थे, वही फिर हम गलती हो जाता है। संभल के यार, संभल के बना, ठीक है। एक हिसाब बनाइए, माइंड को 2 मिनट के लिए रिलैक्स कर लीजिए, फिर एक हिसाब बनाओ, माइंड को 2 मिनट के लिए रिलैक्स कर लीजिए। चलो भाई 2 मिनट ज़्यादा लगता है, 1 मिनट के लिए आराम दो, ठीक है। एक हिसाब जब भी बनाते हो 1 मिनट के लिए माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, आराम करने दो, और वही आराम करने दो, इसीलिए तो हम बीच बीच में बोलते हैं और क्वेश्चन भी लिखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बताएं पीपीटी से, पास, दूसरा क्वेश्चन पास, तीसरा क्वेश्चन पास, स्लाइडिंग ही करते गए। आप देखेंगे 100 क्वेश्चन, लेकिन दिमाग में अटेगा अंडा, कुछ भी नहीं, 00 खाली हटेगा, एक गायब हो जाएगा। जैसे कि हम अब क्वेश्चन नंबर लिखने जा रहे हैं 28, तो जब तक लिख रहे हैं तब तक आप अपना माइंड मेकअप कीजिए क्वेश्चन समझने में। जैसे 28 नंबर क्वेश्चन को भी समझो थोड़ा सा, किसी वृत्त का केंद्र, किसी वृत्त का केंद्र 2, -3 है और उसके व्यास AB का एक प्रांत या छोर, जो भी बोलो, इसमें प्रांत लिखल है, प्रांत
B 1,4 है तो A के निर्देशांक ज्ञात करें। अब हम क्वेश्चन लिख दिए, कम से कम आप 10 सेकंड तो अपना दिमाग चलाइए कि क्या लिखे हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा आंख को परेशानी दो, दिमाग को थोड़ा सा जोर दो। किसी वृत्त का केंद्र 2,-3 है और उसके व्यास AB का एक प्रांत, AB का एक प्रांत मतलब एक छोर B 1,4 है तो A के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए एक चीज बताना था, अब यहाँ पे पूरा थियोरेटिकल तो नहीं चल रहा, यहाँ सिलेबस नहीं चल रहा आपका। सिलेबस के लिए अगर आप चाहते हैं तो अर्चना बैच का नियामक ज्यामिति ऑलरेडी हम पढ़ा दिए हैं, केसी सिन्हा के नियामक ज्यामिति ऑलरेडी पढ़ावल है। एनसीईआरटी अगर आप सर्च करोगे तो अक्षय सर नारदीगंज वाले एक चैनल है उस पर भी एनसीईआरटी पढ़ावल है। तो सिलेबस तो कर भरमार है यार, अब एग्जाम को टारगेट करना है तो समझने पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे उस तरह से नहीं कि सिलेबस के हिसाब से, जैसे एक वृत्त है और ये हो गया वृत्त का व्यास, मान लो इधर A है और यहाँ B है। अब इसमें बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र है तो चलो भाई O नाम दे दिए। किसी वृत्त का केंद्र, यहाँ केंद्र के बारे में मालूम है कि 2, कितना है -3। AB का एक प्रांत B की अगर बात की जाए तो 1,4 है। A के निर्देशांक पूछ रहा है तो A के जगह पे हम x, y रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब जरा ये सोचना है कि जो केंद्र है O, वो वाला जो केंद्र है वो A और B के बीचों बीच में आता है, बीचों बीच में आता है। मतलब केंद्र O A B का मध्य बिंदु है। ये जो आप केंद्र देख रहे हैं ना कि O है, O की अगर बात करें तो O केंद्र A B का मध्य बिंदु है, मतलब बीच में पड़ता है। देखो बाबू, अगर किसी को समझ में आ रहा है बहुत अच्छा बात, आप समझते हैं, और इस वीडियो को अगर आप बाद में देख रहे हैं तो हम सलाह देंगे कि आप 2x पे देख लीजिए। देखो हम सजेशन नहीं देंगे, 2x पे देखो। और अंतिम घड़ी है, अंतिम घड़ी मतलब बुरा कोई नहीं समझना, अंतिम घड़ी मतलब ये पढ़ाई के 10th जो आपका क्लास है, 10th क्लास का जो एक लेवल होता है ना, वो आप अंतिम पड़ाव में आ गए। आप कुछ दिन में आपका एग्ज़ाम है, तो लिखने पर मैथ की बात करें, लिखने पे ध्यान अब मत दो। हम कहते हैं लिखो, लेकिन अब हम खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि बस ध्यान से खाली देखिए, लिखिए मत। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि बोलेंगे लिखो, जैसे हम कहते थे लिखो, अब नहीं कहेंगे, सिर्फ देखो। हो सके तो नॉर्मली स्पीड पे देखो, बस ध्यान से खाली देखो। बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आ रहा है तो 2x पे देखिए, लेकिन सिर्फ देखिए, अब लिखिए मत। लिखने से आप ही का टाइम बर्बाद होगा। जो टाइम बचता है वो टाइम कहीं और इन्वेस्ट करो, हिंदी में, संस्कृत में, साइंस में, सोशल साइंस में, आप अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर वेस्ट मत करो, सिर्फ इस वीडियो को देखना है। हो सके तो नॉर्मल स्पीड पे देखो, जब मैं अच्छी तरह से समझ में आवे आपको। इसलिए लिखिएगा मत, लिखने में आप ही का टाइम वेस्ट होगा, हम चाहते हैं वेस्ट नहीं हो। ओ क्या है भाई, तो व्यास AB का मध्य बिंदु है। अब सोचो कि अगर मध्य बिंदु के, जैसे O के नियामक O मध्य बिंदु है, तो अगर हम आपसे कहते हैं कि आप O के नियामक निकालिए, जैसे x नियामक बात करते हैं, या मान लीजिए कि हम y नियामक की बात करते हैं, हम दोनों की बात करते हैं, x नियामक y नियामक दोनों के। अगर आपसे कहा जाता कि आप x नियामक निकालो, सॉरी यहाँ पे क छोड़ के x नियामक की बात करते हैं, तो इसका x नियामक उठाते हैं कितना, 2, और निकालते कैसे, तो नियम यही कहता है कि आप इधर वाले का नियामक और वहाँ वाले का नियामक, मतलब x +1 दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो। सेम प्रक्रिया, सेम प्रोसेस y नियामक में भी। इसका y नियामक कितना है, -3, इसको भी हम लोग वैसे ही निकालते हैं, यहाँ से y नियामक, और इसमें जोड़ देते हैं 4, और दोनों को जोड़ के बटा दो। देखो जब भी मध्य बिंदु की बात की जाए कि मध्य बिंदु कैसे निकलता है, तो दोनों तरफ के x नियामक को जोड़ दीजिए और 2 से भागा,
दोनों तरफ के y नियामक को जोड़ दीजिए, 2 से भागा तो मध्य बिंदु निकल जाएगा। फिलहाल यहां समझो कि x + 1 बराबर 4। 4 कैसे हो गया, 2 को गुना कर देते, x बराबर कितना हो गया, 4 में से 1 घटा देना, तो x बराबर घट के कितना आया, 4 में से 1 घटेगा इसलिए 3, x नियामक 3 हो गया। यहां समझना y + 4 = -6। कैसे -6, क्योंकि 2 गुना हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, -6 है, 4 घट गया, तो y बराबर कितना हो गया, -10। यानी हम a के नियामक क्या माने थे, x और y, तो a कितना हो गया 3 और x हो गया 3 और y हो गया -। यानी हम कह सकते हैं कि अतः a का नियामक, a के निर्देशांक या a के नियामक, आप जो भी लिखते हो a के निर्देशांक कितना है वह, x नियामक 3, y नियामक कितना है -10। दैट्स राइट, यही आंसर होगा। थोड़ा सा आप एक बार अपने से देख लीजिए, एक नज़र देखो, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट क्या लोगे, अब उतारना तो है नहीं। जो इस क्लास को बाद में देखेगा, जो 10th की तैयारी करेगा मैट्रिक के, वो अपना लिखते रहे। जिनका एग्ज़ाम है 15 फरवरी 16 फरवरी को, वो तो खैर सिर्फ देखो बाबू, गौर से एक बार देख लो, आप अपना दिमाग लगाइए, देख लीजिए कि क्या क्या हम बताएं। इक्वेशन नंबर 28 है, हो गया। अब जरा 29 नंबर, देखो ये जो मिटाते हैं ना, ये इसलिए होता है कि आप अपना माइंड उतना देर मेकअप कर पाए। और अब हम जब मिटाने के बाद 29 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, तो भले ही मेरा फेस इधर है, आपके तरफ हम आँख में आँख डाल के बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक चीज़ जरूर समझाएंगे, जब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तब तक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर क्वेश्चन आप समझ गए ना, तो सॉल्यूशन उतना टफ नहीं होता है, क्वेश्चन को समझने पर ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन देखो क्या है, सिद्ध करें, क्वेश्चन है सिद्ध करें, सिद्ध करें कि बिंदुएं 0,0 5,5 तथा -5,5 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहां पे 2 टर्म है, त्रिभुज के आगे 2 प्रीफिक्स लगा हुआ है, और वो दोनों प्रीफिक्स आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि दो प्रीफिक्स क्या है। एक तो हो गया कि समद्विबाहु है, सम माने बराबर, द्वि माने 2, और बाहु माने भुजा, यानी समान होना चाहिए 2 भुजा। पहला प्रीफिक्स तो यह है कि समान 2 भुजा, और दूसरा प्रीफिक्स ये कहता है कि वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। पहला प्रीफिक्स ये बता दिया कि समद्विबाहु हो, और दूसरा प्रीफिक्स ये लगा दिया कि समकोण हो। तो समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने 2, और बाहु माने भुजा। तो पहला तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि इसका 2 भुजा आपस में बराबर है, और फिर वहां पर भी आपको नहीं रुकना है, फिर लगले ये भी साबित करना होगा कि ये समद्विबाहु के साथ साथ समकोण त्रिभुज भी है। तो समद्विबाहु तो आप भुजा से पता कर लीजिएगा, और समकोण पता करने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस त्रिक। जो पाइथागोरस नियम को फॉलो करेगा वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 चीज चेक करना है, पहले समद्विबाहु, पहले तो समद्विबाहु चेक करना है, फिर समकोण चेक करना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। मान लो कि ये वाला पॉइंट A है, इसको नाम दे दो B है, और इसको नाम दे दो कि C है। क्यों? क्योंकि सिद्ध करें कि बिंदुएं इतना 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 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के, चलो भाई किसी भी तरह से आप कैसनो भी त्रिभुज बना लो ना, किसी भी तरह के A
बी सी। ए कितना है 0,0, बी कितना है 5, 5, सी कितना है -5, 5। तीनों मान लिए, पता नहीं है कि कौन से त्रिभुज है, अभी हमको नहीं मालूम है, सिर्फ जान रहे हैं कि हाँ भाई ये तीनों के तीनों त्रिभुज के शीर्ष है, पता नहीं कौन से त्रिभुज है। अब हम पता करेंगे, पहले निकालना होगा ए बी, ए से बी तक की लंबाई, फिर बोलेंगे बी से सी तक की लंबाई, फिर हम आपसे कहेंगे कि आप सी से ए तक की लंबाई को फाइंड करो। निकालते हैं, पहले तो ए बी ही निकालते हैं, ए बी की लंबाई देखते हैं कितना होगा। देखो 5 में से 0 घटाओ, चाहे 0 में से 5 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 में से 0 घटा के होल स्क्वायर। फिर कहा जाएगा 5 में से 0 घटाओ या 0 में से 5 घटाओ, तो फिर वही काम करो कि 5 में से 0 घटाओ। अब यहां तो हो गया 25, इधर भी 25। अब 25 25 2 बार जोड़ना अच्छा बात नहीं है, आप एक काम कीजिए 25 25 लिख दो, 2 गुने 25। देखो 25 के लिए 5 निकल गया, रूट अंडर बच गया कितना 2, तो ये हो गया 5 रूट 2 इकाई। जो भी निकला इसको छोड़ दो ऐसे। अब BC निकालना है, BC, तो B से C तक देखते हैं, BC तो 5 में से 5 घटाइए, 5 में से घटाना है इसको, तो ये जैसे ही घटाएंगे ये हो जाएगा प्लस के होल स्क्वायर। अब फिर बोलेंगे कि अभी वाला 5 में से वो वाला 5 घटाना है, तो घटाओ और घटा के होल स्क्वायर। हालांकि इधर समझो तो 5 से 5 कट गया, ये हो गया 5 5 10 और 10 के स्क्वायर, 5 5 10, 10 के स्क्वायर 100। अब 100 को अगर तोड़ने की बारी आ गया तो 100 को तोड़ेंगे तो डायरेक्ट 10 इकाई। सी ए निकालना है, सी ए, तो सी ए फाइंड करो, सी ए निकालो। 0 में से घटा दो -5, तो जैसे ही घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर जोड़, 0 में से फिर ये वाला 5 घटाओ और घटा के कर दो होल स्क्वायर। देखते हैं घटा कर कितना हो गया, घटाओ। ये तो 5 के होल स्क्वायर 25 और वहाँ भी 5 के होल स्क्वायर 25। हालांकि दोनों को जोड़ेंगे तो क्यों जोड़े अभी बताएं, काहे जोड़ते हैं। 2 गुने 25 लिख दो, 25 के लिए 5 और रूट अंडर 2, ये हो गया इकाई। अब ये चेक करना है ना कि यहाँ भी 5 रूट 2 इकाई है, यहाँ भी 5 रूट 2 इकाई है। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि भुजा ए बी बराबर, ए बी किसके बराबर है भाई, सी ए के। तो चलो ये तो लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये सम द्विबाहु त्रिभुज है, और ऐसा हमने प्रूफ कर लिया, ये हम साबित कर चुके हैं कि हाँ भाई समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन अभी भी शर्त बाकी है, समद्विबाहु तक ही आपको नहीं रुकना है, अभी साबित करना है कि समकोण त्रिभुज भी है। तो अब समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय इसके बारे में देखेंगे। क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोग को लग रहा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्यों नहीं पढ़ा रहे। देखो पढ़ाने के हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं, और हम मैथमेटिशियन हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, स्पेशली बोलो मैथ के टीचर हैं, तो पढ़ा सकते हैं। लेकिन मैथ सिर्फ आपको क्वालिफाई नहीं करवाएगा, मतलब मैथ में 100 नंबर लाएं, बाकी विषयों में कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैथ में 500 नंबर आएगा। तो मैथ में 100 नंबर लाने का आप माइंड सेट कीजिए, 100 नंबर कैसे आएगा। 100 नंबर लाने के लिए हम आपको बता दिए थे, वहाँ से आ जाता है। बाकी जो आपका टाइम बचता है, आपको लग रहा है कि हम 100 नंबर पर क्वालिफाइड हो चुके हैं ऑलरेडी, 5 गो मॉडल सेट बनाए और 100 नंबर हर मॉडल सेट में हम बना ले रहे हैं। पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर ने कि हम बना लेंगे। तो बाकी जो आपका टाइम बच रहा है वो अदर विषयों पे दो, दूसरे विषयों पे दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इसीलिए हम पाइथागोरस प्रमेय के पीछे नहीं लगल है। छोड़ो, क्या आप टाइम आपका बर्बाद करें कि मैथ में पढ़ते रहो, मैथ में लगल। कभी मन करे तो बाद में देख लीजिएगा। कर्ण माने सबसे बड़ी भुजा। फिलहाल इसमें कर्ण कौन है? 10, तो 10 के स्क्वायर। और उधर लंब आधार जो जो छोटा छोटा है, छोटा कौन है भाई? 5√2, इसका स्क्वायर कर दो। फिर आधार कौन है? फिर से 5√2। देखो 10 के स्क्वायर 100, इधर हो गया 50, करके देख लीजिएगा, क्योंकि 5 5 25 है वाला 2, इधर भी हो गया 50। अब इधर तो 100 है, इधर जोड़ो तब भी 100 है, यानी दोनों तरफ बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि ये बिंदुएं, समद्विबाहु तो ऑलरेडी साबित कर चुके हैं, तो अब पूरा बोलेंगे ये बिंदुएं सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि पूरा कंप्लीटली हम प्रूफ कर चुके हैं, समद्विबाहु ऑलरेडी और अभी समकोण। हाँ तो हो गया ना। हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदुएं हैं वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। क्या किए? कुछ नहीं, पहले AB निकालें, फिर BC निकालें, फिर CA निकालें। यहाँ से एक अंदाजा लग गया कि हाँ भाई समद्विबाहु तो है। फिर समकोण के लिए पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो किए, समकोण भी समझ में आ गया। अब दोनों मिला दिए तो समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो गया। तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए या कुछ सेकेंड के लिए आप खुद से भी देख लीजिए कि क्या क्या लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। एक नज़र आप भी दौड़ा लीजिए। तुम्हारी नजरों से हमने देखा जब सी चाहत झलक रही है, कभी सावन के झूलों में अगर गाए कहीं कोयल ऐसी मेहंदी कितनी पर न जाने क्यों। 30 नंबर देखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। मेन होता है लगातार पढ़ाते पढ़ाते नहीं यार, वो भी आ जाते हैं। ऑफलाइन पढ़ाना 3 घंटा, ISC वाले को पढ़ाना 3 घंटा, 9th नहीं का है उसको पढ़ाना 1 घंटा, 10th पढ़ाना, फिर यहाँ पढ़ाना। सूर्य आ जाते थे कभी कभी, गाना शुरू कर देते हैं। इस गाने से किसी को इरिटेट होता है, बुरा लगता है, जिससे कुछ लोग चिढ़ते होंगे तो माफ़ कर देना, पढ़ने में ध्यान देना, ठीक है। यहाँ देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष कितना है 1, -1, -4, 6 और -3, -5। छोड़ो फॉर्मूला ऐसे, चलो भाई छोड़ो को लिख देते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि क्या आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, तो लिखना पहले मॉड 1/2 और मॉड ऑफ में x1 लिखिएगा। और ध्यान रहे कि अगर x1 लिख रहे हैं तो उसके बगल में हम लिखेंगे y2 - y3, मतलब 1 2 3 1 2 3। इस 1 2 3 इस पैटर्न को फॉलो करना जरूरी होता है। प्लस जैसे x1 लिखे हैं ना, तो फिर लिखेंगे x2। अगर x2 लिखे हैं तो x2 के बाद बोले ना 1 2 3 फॉलो करना, तो x2 लिखे हैं तो इधर लिखेंगे y3 और माइनस में y1। 1 2 3 फॉलो करना है, तो x1 हो गया, x2 हो गया, अब लिखाएगा x3। अगर x3 लिखे हैं तो अंदर हो जाएगा y1 और माइनस में y2। ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। छोड़ो फॉर्मूला, क्या करना है 1/2, बिना फॉर्मूला के देखिए
पहले उठाओ यहाँ से 1, अगर वहां से 1 उठाए हैं ठीक है, तो इसके बाद वाले का देखो y नियामक 6 और उसमें से घटा दो, उसके बाद वाले का y नियामक कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो अब यहां से उठाइए x नियामक दूसरे बिंदु का, तो माइनस में 4, अगर -4 हम लिखे हैं तो दूसरे इसके बाद वाले बिंदु का y नियामक -5 और उसमें से घटा देंगे ये वाला y नियामक, तो माइनस माइनस प्लस। अब क्या उसके बाद वाले का x नियामक -3 लिखे, तो इसके बाद कहाँ जाए, मत जाओ, पहले आ जाओ 1 और उसमें से घटा दो -6। देखते हैं घटा कर कितना हो गया, घटाइए। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/2, इधर सोचो 6 और 5 11, 1 में से 5 गया -4, यहाँ -4, तो माइनस माइनस प्लस 16, -1 और -3 मतलब -7, और यहाँ से पहले -3 था, तो माइनस माइनस प्लस 7 21। अब 1/2 और सबको जोड़ना है, तो जोड़ते हैं भाई, 11 है 16 है 21 है, जोड़ो 1 6 7 1 8, हाथ में कुछ भी नहीं, 1 1 2 और 2 और 2 4, तो 4 के 4 लिख दो, 2 से ही वाला गया कट, कई बार में 24 बार में, तो पूरा कट गया। तो ये क्षेत्रफल ने है, तो क्षेत्रफल को सिर्फ इकाई थोड़ा लिखेंगे, क्षेत्रफल में हम लोग लिखेंगे 24 वर्ग इकाई। हो गया आंसर। थोड़ा सा 1 सेकेंड बोल दो, 1 मिनट के लिए इसको खुद देखिए, आगे हम बताते हैं। जिंदगी की तलाश में हम, पहला नंबर ही था क्वेश्चन 30 ने। मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। चलो टाइप नहीं चेंज करते हैं, सिर्फ संख्याओं को हटा देते हैं, पॉइंट्स को चेंज कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 था ना, क्वेश्चन नंबर 31, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, पॉइंट हटा देते हैं, -5, -1 और 3, -5 और 5, 2। अब हम कह रहे हैं कि आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो फॉर्मूला तो वही चलेगा घिसा पिटा जो आप अभी देखें, लेकिन फार्मूले का इस्तेमाल करता कौन है, वो लिख दिए हैं बस शोभा के लिए। यहाँ पे 1/2 देखो, सबसे पहले इसका x नियामक उठाओ, कितना x नियामक -5 उठाइए और इस तरह से जगह छोड़ दीजिए। छोड़े नहीं कहते, मतलब अगले वाले बिंदु का y नियामक उठा लो, -5 उसमें से घटा दो, उसके बाद वाले बिंदु का y नियामक यानी कि -2, फिर x नियामक बैठा दिए। अब इसका x नियामक बैठाओ तो हो जाएगा +3। अगर यहाँ से x नियामक बैठा है 3, तो इसके बाद वाले बिंदु का y नियामक उठाइए, मतलब वहाँ से 2 और 2 में से घटा दो, यहाँ पे -1, तो ये तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर x3 बैठाओ, x3 कितना है भाई 5, तो यहाँ 5 बैठा दीजिए। अगर 5 रखे हैं तो बाद वाले तो बाद तो है ही नहीं, तो यहाँ आ जाओ -1, उसमें से घटा दी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा +5। अब घटाइए 1/2, यहाँ से देखो -5 और ये -5 -2 -7, तो -7 आई माइनस 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 प्लस, 7 × 5 = 35, यहाँ 2 1 3 3 3 9, 5 में से गया 4, अब 25 20, सबको जोड़ दीजिएगा तो 1/2। ये अगर जोड़े तो देखते हैं 44 और वहाँ से 20, तो मिला जुला के 64। इससे इसको काट दो तो कट के हो गया 32 वर्ग इकाई। देखो बताने के तो और भी क्वेश्चन है, अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पे बताना शुरू करें तो 8-10 क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन काफ़ी है। अगर 2 क्वेश्चन में नहीं समझे तो कृपया करके अर्चना बैच वाला जो नियामक ज्यामिति आप उसको देख लीजिए, यहाँ पर उतना हम नहीं बताने वाले। 2 को बता दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है ये आपको समझा दिए। अब टाइप थोड़ा सा बदल देंगे, अब आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल पे ही बेस्ड रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं कहेंगे। अब जो हम क्वेश्चन देंगे, जैसे कि हम बताएं आपको कैमा नंबर 31,
32 वही है क्षेत्रफल, 33 क्षेत्रफल, 34 क्षेत्रफल। तो 34 क्षेत्रफल है। हम क्वेश्चन दे देते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ भाई हम खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो देखो, कॉपी पेन उठाइए, आपके पास अगर कॉपी है तो कॉपी और पेन उठाइए, और वीडियो को हम रोकते हैं। हम 32 में एक त्रिभुज है 2,3 और -1,0 और 2,-4 और 33 नंबर, 33 क्वेश्चन की अगर बात करें 33 नंबर तो 0,4 और 3,6 और -8,-2 क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात की जाए, 34 था 32 33 अच्छा 34 इधर हो जाएगा ना, 3,0 और -2,1 -2,1 है और फिर -1,-2। आप 32 33 34 थोड़ा सा नंबर आगे पीछे हो गया, हम सरिया देते हैं क्योंकि जब आप आंसर बताइएगा तो आंसर मिला लेंगे उस हिसाब से। ई वाला हो गया 34 नंबर और ये वाला जो देख रहे हैं 33 नंबर। तो 32 33 34 का आप आंसर बताइए। देखिए हम तो 5 मिनट के लिए हट रहे हैं, लेकिन आपको 5 मिनट का गैप नहीं दिया जाएगा। आप इस क्लास को रोकिए, वीडियो को रोक दीजिए और रोक कर पहले तीनों हिसाब बनाइए, 32 33 34 पहले तीनों हिसाब बनाइए और क्लास को रोक दीजिए, आगे नहीं बढ़ना, रोक के बनाइए। आंसर जितना आता है कमेंट कीजिए, तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको इन तीनों हिसाब को सॉल्व करने का टाइम देते हैं जिससे कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें आराम से। तो रुकते हैं 5 मिनट के लिए हम। बन तो गया होगा 32 33 34 जितना आपको टाइम दिए। हम कहे थे क्लास को रोक दीजिए और अब बना लीजिए। आप पे और अपने आप पे इतना तो खैर भरोसा है कि हम बताएं तो बन जाएगा सेम तरीक़ा से। तो आगे बढ़ते हैं। अरे ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है कि अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। बदल जाएगा तू नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 35। याराना यार का ना कभी छूटेगा, तेरा नाम ले लेकर मेरा दम टूटेगा। देखिए, निर्धारित करें कि क्या 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है, संरेखी है। चलो कर देते हैं निर्धारित। अगर कोई 3 बिंदु संरेखीय है, संरेखी मतलब एक ही रेखा पे, तो जाहिर सी बात है कि वो त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। जैसे कि अगर 3 बिंदु आपको दे दिया जाए और 3 में से एक बिंदु भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो त्रिभुज बनेगा। अगर एक बिंदु भी आगे पीछे हो गया त्रिभुज बनेगा। अब मान लेते हैं तिरगो बिंदु दिया और तीनों के तीनों एक ही लाइन में है, तो कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। सपोज दैट 2 बिंदु एक लाइन में है, अरे तो 2 बिंदु तो कहीं भी रखो क्या फर्क, लेकिन तीसरा बिंदु अगर थोड़ा सा भी नीचे हो गया तो त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन अगर 1 2 3 ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में बना तो त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। और जब त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बनेगा? अरे निर्माण ही नहीं हुआ तो क्षेत्रफल कहाँ से बनेगा? क्षेत्रफल भी 0 होगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये तीनों के तीनों बिंदु संरेखी है, हालांकि यहाँ पूछ नहीं रहा, यहाँ का निर्धारित करें कि क्या, मतलब चेक करें, हाँ वही करना, चेक करना कि है या नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। ठीक है, चलो चेक करते हैं। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 और फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले को उड़ा दो, डायरेक्ट 1 बैठाओ।
यहाँ से अगर इसका x नियामक बैठाएं तो y नियामक 3 बैठाएंगे, और उसके बाद वाले बिंदु का y नियामक तो +11। फिर इसका x नियामक बैठाओ +2, तो यहाँ से अगर 2 बैठा रहे हैं तो उसके बाद वाले का y नियामक -11, और उसमें से घटा देंगे 5। फिर x नियामक, तो अब यहाँ वाला x नियामक बैठाइए -2, अगर यहाँ वाला x नियामक बैठाएं तो y नियामक यहाँ आ जाओ 5, और उसमें से घट जाएगा 3। देखते हैं, अगर सच में संरेख रहा तो क्षेत्रफल ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, 1/2। हालांकि इसका तो कोई काम भी नहीं है। 11 और 3 14 हो गया। यहाँ देखो -11 -5 मतलब माइनस में 16, लेकिन 2 गुना हो जाएगा तो माइनस में 32। 5 में से 3 अगर घट भी गया तो 5 में से 3 गया, अच्छा बात है 5 में से 3 गया, कोई बात नहीं, 5 में से 3 गया 2 होगा, लेकिन बाहर जो 2 है, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, लेकिन बाहर जो 2 था इसलिए 4, 1/2। सोचो 14 में से 4 घटाना है, 14 में से 32 घटाना, मतलब दोनों को घटाना है। तो पहले तो 14 में से 4 गया तो 10 बचेगा, माइनस में 32। अब 10 में से 32 घटा दो तो माइनस में हो गया 22, इसे गया कट 11। देखो मॉड ऑफ में अगर माइनस हो रहे तो आप उसको लिखोगे प्लस में, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 11 वर्ग इकाई। आपको ये नहीं बतलाना है कि क्षेत्रफल कितना आया, सिर्फ ये डिसाइड करना था, डिसाइड मतलब निर्धारित करना था, हिंदी में निर्धारित करना, इंग्लिश में डिसाइड करना। सिर्फ आपको यही डिसाइड करना था कि क्या ये बिंदुएं संरेखी है या नहीं है। तो अगर ये बिंदुएं संरेखी होता या संरेखी होते तो फिर क्षेत्रफल नहीं आना चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदुएं संरेखी नहीं है, क्योंकि अगर संरेख होता तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफल यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए था, 0, लेकिन क्षेत्रफल 0 नहीं आया है। और अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आया है मतलब ये संरेखी नहीं, कुछ न कुछ क्षेत्रफल आ गया है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये तीनों बिंदु संरेख है। अगर संरेख होता तो क्षेत्रफल फिर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि 0 आने से पता चल जाता कि हाँ भाई संरेखी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैंतीस में था, क्वेश्चन नंबर 36। के किस मान के लिए बिंदु 8,1 और k, -4 और 2, -5 संरेख होगा। तो आपको ये बतलाना है कि k के किस मान के लिए ये संरेख होगा। देखो k के किस मान के लिए संरेख होगा। ये तीनों बिंदु हम बोल रहे हैं संरेख होगा, ये वाला और वो वाला। अगर ये तीनों के तीनों बिंदु बोल रहे हैं कि संरेख होगा, 1 मिनट थोड़ा सा, चलो तार बार के फिर हम जानते हैं तो बड़ी बात है। के किस मान के लिए संरेख, देखो खुद कह रहा है संरेख है। अगर ये तीनों बिंदु संरेख है तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अगर कोई 3 बिंदुएं संरेख है तो तीनों के तीनों बिंदुएं अगर संरेख हो जाती है तो फिर त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कितना होगा, 0। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं 1/2। फॉर्मूला चाहो तो बैठाओ और न चाहो तो यहाँ से x नियामक 8 अगर यहाँ से बैठाए हैं
तो बाद वाले का y नियामक बैठा नहीं, -4 और उसमें से घटा दो उसके बाद वाले का y नियामक, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5, फिर प्लस। अब इस बिंदु का x नियामक बैठाई कितना हो जाएगा k, अगर k बैठा है तो उसके बाद वाले का y नियामक -5 और उसमें से भी घटा देना है 1, फिर यहाँ से बैठा x नियामक कितना बैठाएंगे 2, अगर वहाँ से 2 बैठा है तो उसके बाद वाले का x नियामक बैठाइए 1, और यहाँ से माइनस माइनस +4। ध्यान रहे किसका क्षेत्रफल कितना होगा 0, क्यों? क्योंकि आपसे तो पूछा जा रहा है k का मान बताए, ये संरेखा ये है। चलो 1/2 ऐसे भी उन्हें भेज देना, तो बटा 2 उन्हें 0 में गुना होगा, पूरा मिला जुला के 0। 5 में से 4 गया 1, 5 में 4 गया 1, लेकिन 8 गुना कर दोगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ समझो -5 -1 मतलब -6 हो गया, तो -6 और इंटू k -6 के 4 1 5 और 2 गुना कर दिए तो 10, इसको मॉड ऑफ में ही रहने दो, इज इक्वल टू 0। 8 10 18 माइनस में 6 के मॉड ऑफ में ही रहने दो। अब कितना मॉड ऑफ में रहने दे, 18 बराबर उधर भेजो 6 के, तो 6 से इसको काट दो 3 बार में, तो k बराबर कितना हो गया 3, k का मान 3। लो हट जाते हैं, थोड़ा सा आप भी पूरा एक बार में देख लीजिए, k बराबर हो गया 3। एक क्वेश्चन और, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर देते हैं। एक क्वेश्चन और, ज़्यादा नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि ढेर सारा हम क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन और। के किस मान के लिए, इसी पे आधारित बिंदुओं को बदल देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ से ये वाला हटा देंगे। और क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि के किस मान के लिए बिंदु 37 नंबर है, बिंदु ए आइडेंटिकल विद 2,3, बी आइडेंटिकल विद 4, और सी आइडेंटिकल विद, तो सी आइडेंटिकल विद अगर बात करें तो 6, -3। ए मालूम है 2 3, बी मालूम है 4, और सी मालूम है 6 -3, और कह रहा है कि ये तीनों के तीनों बिंदु संरेख होगा। तो जब संरेख होगा तो आपको साबित नहीं करना है कि ये संरेख है, जैसे एक होता है ना कि साबित करके दिखाइए कि ये संरेख है, तो हमको क्षेत्रफल निकालना होता है त्रिभुज का, और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो हम कहते हैं कि हाँ ये तीनों के तीनों बिंदुएं संरेख है। लेकिन अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तो हम लोग कहते हैं हाँ ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। तो यहाँ तो खैर चेक करने वाले बातें नहीं है, यहाँ तो साफ मेंशन किया गया कि हाँ भाई ये तीनों संरेख होगा, आप के का मान निकालिए। तो अगर ये संरेख होगा तो एक बात श्योर हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाओगे 1/2, और x मतलब x1 माने 2 बैठाएं, फिर इतना जगह छोड़ना है किसके लिए, तो बगल वाले का y नियामक, यहाँ पे k और उसके बाद वाले का y नियामक, तो +3। फिर यहाँ से बैठाओ x नियामक +4, अगर यहाँ से 4 बैठा है तो उसके बाद वाले का y नियामक -3, और उसमें से घटा दो इसका y नियामक 3। फिर सबसे लास्ट में x नियामक 6 बैठा, तो y नियामक किसका बैठेगा 3, या माइनस में k = 0। थोड़ा ध्यान से समझो, जो बटा में 2 है वैसे भी इन्हें आके खत्म, तो इधर बच गया कितना भाई 2k, अब प्लस में 6, -3 मतलब -6, तो 24 हो जाएगा माइनस में। ये हो गया 6 × 18, और माइनस में 6k = 0। थोड़ा ध्यान से समझो, 2k और 6k घट गया तो माइनस में 4k, 6 है 18 है, ये दोनों 24 और 24 माइनस में, तो सब कट गया मतलब 0, यानी k बराबर कितना हो गया यहाँ पे 0, तो k = 0। अब 2 क्वेश्चन बताए हैं और ये पूरा सिलेबस तो यहाँ चल नहीं रहा है। अब आपसे कोई भी पूछे, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, मतलब इसी पे आधारित, तो आपसे बन जाना चाहिए। जैसे फिर से हम आपको होमवर्क के तौर पे 37 तो हो गया, 38 में 4, 6 और 8, k, 38 नंबर मान लो 8, k
और 12 कॉमा -6 संरेखी है, तो के का मान बताना है, ये पूछ रहे हैं। 39 नंबर 7 कॉमा -2, 5 कॉमा 1 और 3 कॉमा के। और इसी तरह से 40 नंबर 2 कॉमा 3 और -1 कॉमा -2 और सॉरी 5 कॉमा 8। ये क्या है, सिद्ध करना है कि संरेखीय है, तो संरेखीय है तो आप सिद्ध कर दीजिएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन 40 से 41 बन जाएगा, ठीक है। 43 भी बन जाएगा, 44 भी बन जाएगा, और थोड़ा सा टाइप बदलते हैं, 45 से आते हैं। सब एक ही टाइप है, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। क्या एक ही क्वेश्चन बार बार बताते रहे, क्वेश्चन तो 50 से ज़्यादा है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में देखो एग्ज़ाम के लिए 2 क्वेश्चन एक ही टाइप से बता दिए काफ़ी है। बाकी आप चाहो तो खुद से इस पे थोड़ा सा अपना हाथ साफ करो। संरेखी है तो के का मान निकालो, संरेखी है तो के का मान निकालो। और 40 में तो वो बात भी नहीं, 40 में तो आपको साबित करना है कि ये तीनों के तीनों बिंदु संरेख है, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो 0 आ जाना चाहिए। तो इन सब क्वेश्चन के पीछे आप क्यों टाइम बर्बाद करें, थोड़ा सा टाइप बदलते हैं। देखो क्वेश्चन हल्का है लेकिन टाइप बदलाया है, तो ध्यान से समझोगे। कह रहा है बिंदुओं -2 और -2, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। नहीं हो दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, काम चला लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2,4 है और A के निर्देशांक 5,7 है, तो B के निर्देशांक ज्ञात करें। याराना यार का ना कभी छूटेगा, तेरा नाम ले लेकर मेरा दम टूटेगा। चलिए जो भी क्वेश्चन है उसको आगे देखते हैं, क्योंकि आधा अधूरा छोड़े से फ़ायदा नहीं होगा, फिर इसका तीसरा पार्ट बनाना अच्छा नहीं। मतलब एक ही चैप्टर पे इतना जितना टाइम लगे इसी में क्लियर कर देते। पहले बात तो यहाँ पे है मध्य बिंदु। देखो जब भी मध्य बिंदु की बात करें तो कुछ मत करना, यहाँ से x नियामक यहाँ से x नियामक दोनों को जोड़ देना, मतलब 2, और इसको कैसे जोड़ेंगे तो माइनस में, तो कोई बात नहीं, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, ये हो गया x नियामक। वैसे ही y नियामक उठाना है -2 और वहाँ से उठाना है +2, दोनों को जोड़ दो और 2 से भागा दे दो। तो क्या भागा दे सर, ये तो कट गया। हाँ तो 0,0 लिखोगे ना भाई, खत्म कहानी। AB मान लीजिए A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, और इसका मध्य बिंदु दिए हुए कि 2,4 है। हालांकि A के निर्देशांक मालूम है कि 5,7 है, इधर के बारे में नहीं मालूम है। चलो भाई x2 y2 मान लेते हैं कि x2 y2 है। नियम तो ये कहता है कि अगर आप मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं, AB के मध्य बिंदु मान लो 2 है, तो आप कैसे निकालते हैं, इधर वाला x नियामक 5 और वहाँ वाला x नियामक x2 मान लो, अब बटन 2, यही तो करते हो। जैसे y नियामक निकालना होता है तो y नियामक 4 कैसे निकालोगे, इसका y नियामक 7
और उसका y नियामक y2, दोनों को जोड़ के 2 से भागा तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 घटाइए दोनों यार, तो x2 बराबर कितना -1। और यहाँ से सोचो y2 इक्वल टू डायरेक्ट तो 4 दूनी 8 और उसमें से 7 गया घट, क्योंकि 8 और 7 घटेगा, y2 बराबर कितना हुआ। और देखो आप जो बता रहे हैं ना नियामक ज्यामिति में, हम जितना बता दे रहे हैं, हम मतलब ऐसा नहीं कि मेरे अंदर अहम है या घमंड है, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है। इस बार भी 10th छोड़ो 12th में ही बोले, फिजिक्स में जो बोले, केमिस्ट्री में जो बोले वही हुआ। अब जो मेरे यहाँ पढ़ा है वो इन बातों को मानेगा, जो पढ़वे नहीं किया वो कहाँ से मान सकता है। जो भी मैथ में पढ़ा है उसमें से उसका 100% कवर हो गया, ये नहीं बोल रहे, लेकिन 100 नंबर कवर हो गया। हम बार बार इन बातों को रिपीट कर रहे हैं। और 10th में तो खैर कहने ने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, तकरीबन 2000 हो ही गया, तकरीबन 18 साल बीत चुका है इसी में मेरा, 17-18 तो बीत ही गया। हम पास किए मैट्रिक, और मैट्रिक पास करना पढ़ाना शुरू कर दिए। तो मैट्रिक पास किए और पास करने के बाद मैट्रिक वाले को पढ़ाना शुरू कर दिए, मतलब हाथ साफ करना शुरू। सो 6 के बाद 24-18 साल हो गए। तो मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि मैट्रिक को एक दिन की चीज़ नहीं है कि हम आज ही पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे भले 1-2 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन तो अब 18 साल बिता चुके पढ़ाते पढ़ाते। थोड़ा सा बिलीव करो मेरे ऊपर और ध्यान से बनाते जाओ। जितना भी हम नियामक ज्यामिति में पढ़ा रहे हैं ना, वो नियामक ज्यामिति में फालतू नहीं जाएगा। मान लीजिए कि अगर हम एपी आपको पढ़ाएं तो उससे फालतू क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। मान लो अगर रियल नंबर जो भी चैप्टर हम पढ़ाएं उस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा और आप पढ़े हुए नहीं किए थे सर आ गया, हो नहीं सकता, असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो बीच बीच में आपको हम समझाते रहते, थोड़ा सा बिलीव रखिएगा, फेथ रखिएगा और पढ़ते रहिए। उबना नहीं है इन्हें कि क्या चल रहा है, क्या टाइप के क्वेश्चन देखो चल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। 40 नंबर हो गया ना। आगे क्या है अगला नंबर क्वेश्चन? 40 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए पी टू ए बी। अच्छा बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आया तो नहीं है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया नहीं है आपके एग्जाम तो नहीं आया, तो उम्मीद है कि आएगा भी नहीं। ए है, बी है, ए बी पर बी, ये मतलब बता दिए हैं, ठीक है, बताया हुआ। फिर भी चलो 47 नंबर क्यों छोड़ा जाए। ए एक बार बता ही देते हैं। ए 1,1 और बी 3,-1 और रेखा ए बी पर P एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि B A और P के बीच में स्थित है एवं AP बराबर 2AB, तो P के निर्देशांक ज्ञात करें। ध्यान से समझो, है तो मध्य बिंदु पे ही आधारित। जैसे आप कह सकते हैं कि A इतना है, B इतना है, तो A कहीं मान लो, B कहीं मान लो, A मान लो यहाँ, B मान लो यहाँ, अब P मान लो यहाँ। इसे क्यों माने? क्योंकि खुद कह रहा है कि ये जो B है ना, वो A और P के बीच में स्थित है। तो A और P के बीच में A कितना है भाई? तो A पहले लिख देते हैं 1,1। B कितना है? 3,-1। P कितना है नहीं जानते, वही तो पूछ रहा है। हालांकि एक बात श्योर कर दिया कि A से लेके P तक की दूरी, अब बटा में A से लेके B तक की दूरी, जरा सोचो, इन्हें 2
और ये भी खींच रही है बटा में, मतलब ए से लेके पी तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर, जबकि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर। तो ये एक है तो उधर भी एक होगा, इधर एक उधर एक, यानी बी मध्य बिंदु हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए पी का मध्य बिंदु, सॉरी बी है, एपी का मध्य बिंदु बी है। अब बी के अगर x नियामक निकालने की बारी आ गया कि आप 3 निकालिए, तो कैसे निकालोगे? यहाँ से 1 और वहाँ से x, दोनों को जोड़ के 2 से भागा तो x बराबर, डायरेक्ट बोलो नहीं, 3 दूनी 6 और 1 घट गया तो x बराबर कितना 5। इसी तरह से y नियामक के बारे में सोचो कि अगर -1 होता निकालना तो कैसे निकालते हैं? यहाँ से 1 और प्लस वहाँ से y बटा में 2, तो y बराबर कितना हो जाता? -2 और -1, इसलिए y बराबर कितना? -3। तो y नियामक हो गया, x नियामक हो गया, दैट्स राइट, यही आंसर हो जाएगा। मतलब p आइडेंटिकल पे लिख दीजिएगा 5 और कॉमा -3, p के नियामक निकल गया। तो मध्य बिंदु पे आधारित जितना भी प्रश्न था वो भी हो गया। अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहे हैं, देख लीजिए 30 सेकंड के लिए 60 सेकंड के लिए, थोड़ा सा अपने भी देख लो कि क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं हम, क्योंकि अब थोड़ा सा बदल रहे हैं टाइप। अब हम आ रहे हैं केंद्रक पे। जहाँ गिरे पसीना, 47 नंबर ने था। क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -2, 3, 8, 3 और 6, 7 हो तो उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक लिखिए। देखो केंद्रक के निर्देशांक बहुत आसान है, जैसे कोई त्रिभुज, छोड़ो क्या फिगर बनाएंगे, त्रिभुज के केंद्रक एकदम सिंपल है। जब भी केंद्रक पूछे तो कुछ नहीं करो, केंद्रक के निर्देशांक है तो सिंपल तीनों का x नियामक जोड़ दो, x x x तीनों के, -2 +8 और वहाँ से 6, तीनों के x नियामक जोड़ के 3 से भागा दे दीजिए। अगर उसी तरह से हम कहें कि y नियामक बताए तो यहाँ से 3, फिर 3 और वहाँ से y नियामक 7, इन तीनों को जोड़ के 3 से भागा। ज़रा सोचते हैं कितना हो गया, 6, 8, 14 और 2 घट गया तो 12/3। उधर देखो 3, 3, 6 और 7, 13/3। तो ये तो खैर कटेगा तो 4 हो जाएगा और इधर बचेगा 13/3। तो जो भी आया केंद्रक के निर्देशांक इतना ही होगा। फॉर्मूले की अगर बात करें तो केंद्रक का हम फार्मूला लिख देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फार्मूले आ जाता है, तो फार्मूला याद होना भी ज़रूरी है। केंद्रक के फार्मूला क्या होता है? x1 + x2 + x3 बटा में 3x नियामक हो गया। वैसे y नियामक में y1 + y2 + y3 बटा में 3। ये आप कह सकते हैं कि ये जो है ना वो केंद्रक का x नियामक है, तो x नियामक कहे तो ये समझ लो।
और ये वाला जो देख रहे हैं ना वो हो गया केंद्रक का वाई नियामक, तो वाई नियामक है तो ये समझ लीजिए, मतलब ये वाला हो गया एक्स नियामक, ये वाला हो गया वाई नियामक। तो केंद्रक का एक्स नियामक अगर पूछे तो x1 x2 x3 तीनों को जोड़ दीजिए, और वाई नियामक का है तो भी y1 y2 y3 तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से भागा दे दीजिए। ये 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब जरा 49 नंबर पे आते हैं। कभी कभी मेरे दिल में क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या है। किसी त्रिभुज के केंद्रक 1,3 और उसके दो शीर्ष -7,6 तथा 8,5 है, तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करें। देखो त्रिभुज के केंद्रक इस बार दे लें तो हम यहीं से लिखते हैं कि केंद्रक का एक्स नियामक, केंद्रक के एक्स नियामक, और थोड़ा दूरी हट के बोलते हैं वाई नियामक। एक्स नियामक कितना है 1। हालांकि अगर आप हमसे पूछोगे कि हम कैसे निकालेंगे तो कहते हैं -7, वहाँ से 8, और तीसरा शीर्ष के बारे में तो खैर पूछ ही रहा है, तीसरा शीर्ष तो पते नहीं, तो मान लो x3 बैठा देते हैं और तीनों को जोड़ के 3 से भागा। जैसे आप कह सकते हैं ना कि वाला हो गया -7,6 8,5 है, इसको बोल सकते हैं x3 y3 तीसरे शीर्ष के नियामक। इसी तरह से y नियामक 3 है, लेकिन अगर निकालने के बारी होता तो 6 + 5 + y3 बटा में 3। ध्यान से 3 गुना करो तो 3 हो जाएगा। इधर देखो 8 में से 7 गया तो 1 प्लस में x3, यानी x3 बराबर कितना हो गया, तो 1 घटा दीजिए तो 2, x3 हो गया 2। यहाँ से समझो y3 बराबर 3 3 9, और 6 और 5 11 को घटाना ही है तो घटा देते हैं, तो y3 बराबर -2। यानी तीसरे शीर्ष का नियामक, तीसरे शीर्ष का नियामक या निर्देशांक, आप जो भी बोलना चाहते हो, कितना हो गया 2, -2। दैट्स राइट आंसर 2 और यहाँ से -2। तो तीसरे शीर्ष का नियामक निकालना था, निकल गया। उनचास नंबर क्वेश्चन सॉल्व। तो 50 नंबर, जो कि एक्स और वाई में संबंध लिखना है, दिखाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई में संबंध स्थापित करें। एक्स और वाई में संबंध स्थापित करें। ऐसा क्यों लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं। सब प्रतीत हो रहा है कि हम पिछले वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। एक्स और वाई के बीच में संबंध
हाँ बतेवे कि एक्स और वाई के बीच में संबंध बताए हैं जो कि फलना फलना बिंदु से समदूरस्थ है। इस टाइप के क्वेश्चन मिला है समदूरस्थ वाला, फिर वही रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप को हटाते हैं। पिछले वीडियो में हम समदूरस्थ वाला बताएं, तो 50 नंबर फालतू के क्यों टाइम वेस्ट करें आपका टाइम में। 50 समदूरस्थ वाला हो गया है और समदूरस्थ वाला लगभग सब हो गया है। समदूरस्थ संबंध हो गया है, समदूरस्थ हो गया है, संबंध वाला एक अक्ष पर उस बिंदु को याद करें जो समदूरस्थ है, ये भी हो गया। एक अक्ष पे बिंदु एक संबंध हो चुका है संबंध। और एगो संबंध वाला थोड़ा सा स्पेशल है जो कि संरेख वाला है, खैर कोई खास नहीं है, संबंध हो चुका है। किसी त्रिभुज के दो शीर्ष के नियामक इसका केंद्र इतना है, तीसरा अभी अभी बताएं, ये भी हो गया। 55 यदि बिंदु A0,2 B इतना C इतना इतना समदूरस्थ है, का मान ये कोई खास चीज़ नहीं, ये भी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, इसमें जो भी हो पता नहीं कईवा नंबर है, हमको नहीं मालूम है, हम 51 नंबर मान लेते हैं इसको। बिंदुओं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन छोड़े भी तो हैं, यहाँ पे इसे दिखाया जा रहा है कि 56 क्वेश्चन, लेकिन कुछ छोड़े भी तो हैं। बिंदुओं 4,-1 और एग्ज़ाम में 2019 में एवे किया था, उसके बाद नहीं आया है और ना ही उससे पहले आया था कभी। तो जाते जाते एक क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं। 4,-1 और -2,-3 को मिलाने वाली रेखा खंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदुओं के निर्देशांक, हालांकि केसी सिन्हा वाला में ढेर सारा क्वेश्चन था, स्टूडेंट फ्रेंड्स में बहुत सारा क्वेश्चन भरा हुआ था वहाँ पे, लेकिन यहाँ तो एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बताया जा रहा है, तो एक क्वेश्चन काफ़ी है। देखो है क्या, 4,-1, तो मान लीजिए कि इधर 4 है और -1 है और इधर कहीं -2,-3 है। आप अपने मन से नाम दे दीजिए, जो भी A मान लो, इसको B मान लो, P और Q, क्योंकि समत्रिभाजित मतलब क्या, समान समान समान, त्रि माने 3, भाजित माने भाग, 3 भाग में, तो इसको आप नाम दे दीजिए कुछ भी, सपोज देते अल्फ़ा बीटा, और इसको क्या नाम देते एक्स वाई, जो नाम देना है दो, नहीं कोई पाबंदी थोड़ा है कि यही मानना है वही मानना है। अभी के हिसाब से फ़िलहाल अगर समझना चाहो तो ए से लेके पी तक की दूरी अगर 1 मीटर है, मान लेते 1 मीटर है, तो पी से लेके बी तक की दूरी 2 मीटर है। तो हम अगर अभी समझना चाहें सिर्फ पी के बारे में, तो ये बोलेंगे ना कि ए बी को पी किस अनुपात में, तो 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। फिलहाल तो यही बोलेंगे कि P जो है A और B को किस अनुपात में, 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो P का x नियामक, या डायरेक्ट नियामक निकालो ना भाई, P का नियामक डायरेक्ट है, तो ना के टाइम वेस्ट करता है। P का नियामक निकाले, कितना, अनुपात 1+2 1+2 कॉमा 1+2 1+2, यहाँ संभाल के 1 उधर गुना करना और 2 इधर गुना करना, तो 1 उधर गुना करना मतलब किस में, -2 में। हाँ, 1 को ने -3 में नहीं गुना कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, लेकिन जब y नियामक निकालोगे 2 को इधर गुना करना x में, जब x नियामक निकालोगे तब, या तो 2 को इसमें भी गुना करना, लेकिन तब जब मतलब y नियामक निकालोगे। देखो ये हो गया -2 और प्लस में सॉरी 8 और बटा में 3, इधर चेक करते हैं। ये ओवर राइटिंग एग्जाम में मत खींचेगा, हम जो गलती करते हैं उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। -3 और -2 बटा में 3, इधर हो गया 6/3 और कॉमा, उधर बात करें तो -5/3। हालांकि ये तो कटेगा, 3 दूनी 6,
तो कट के हो गया 2 और -5/3। ये क्या निकला? तो कह सकते हैं P। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम Q को निकालना चाहते तो कह सकते हैं Q जो है ना वो PB का मध्य बिंदु है। देखो एक पॉइंट तो आंसर आ गया, एक चीज़ तो आंसर यहीं पे आ गया, 2, -5/3। अगर कहीं गुना उना हम गलती नहीं की है तो यही आंसर होगा। अब PB का मध्य बिंदु है कौन? Q। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ से P के लिए 2 उठा लो और वहाँ से -2 उठा लो और बटा में 2 कर दो। इसी तरह से y नियामक के बारे में सोचो। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 1 मिनट का टाइम लेगा। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? तो P के नियामक देखो, अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ लिख देते हैं 2 और -5/3। तो यहाँ से 2 और वहाँ से -2 जोड़ के बटा दो, फिर यहाँ से -5/3 और वहाँ से -3 बटा में 2। ये तो खैर कट के 0 हो गया। वहाँ से देखते हैं तो 3 3 9 मतलब -9 और ये हो गया -5 तो -14/3 और साथ ही साथ 2। ये तो खैर कटेगा नहीं, तो 0 और -7/3। यानी अगर उस समत्रिभाजित बिंदु के बारे में लिखा जाए तो लिखिएगा, अतः समत्रिभाजित करने वाली बिंदुएं क्या क्या है भाई? तो एक बिंदु तो यहाँ से हो गया 2, -5/3 और दूसरा कितना हो गया 0, -7/3। दैट्स राइट, यही आंसर होगा। तो देखो जितना भी टाइप आता है हम हर तरह के क्वेश्चन बता दिए, जो भी नियामक ज्यामिति में क्वेश्चन आ सकता है। जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, एग्जामिनर का फ्रीक्वेंसी और मेरा फ्रीक्वेंसी हूबहू एक जैसा हो ये तो नहीं है, लेकिन हाँ जितने दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, 18 सालों का एक्सपीरियंस है, उतना तो हम कह सकते हैं ना, 17 साल का 18 साल का एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। नियामक ज्यामिति में हम आपको हर तरह के क्वेश्चन बता दिए हैं, आपको छूटना नहीं चाहिए। रहा बात आप लोगों में से जो भी ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी कमेंट किए थे, रिक्वेस्ट था कि क्या कहते हैं उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दीजिए, द्विघात समीकरण 1 शॉट। तो चलो हम कल हम द्विघात समीकरण का 1 शॉट डाल देंगे। 1 शॉट अगर नहीं हुआ चलो भाई 2 पार्ट में डाल देंगे, एक पार्ट द्विघात समीकरण, फिर उसका दूसरा पार्ट। हम 2 पार्ट में द्विघात समीकरण वाला प्रॉब्लम अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। देखो हम भी समझते हैं, एज अ स्टूडेंट आपके प्रॉब्लम को समझते हैं कि एक बार ये बता देने से माइंड में छप जाता है, लेकिन ये छप जाता है। आप एक बार जो हर तरह के क्वेश्चन देखते हैं ना, 2 को यहाँ 2 को वहाँ से, जैसे आप BBD गेस्ट पेपर उठाएं और वहाँ से बनाना शुरू कर देते हो किसी का भी, उससे खैर चलो इसके ऊपर बोलना नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम भी तो नहीं है कि टाइम हम आपका वेस्ट करें। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो या तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। देखते हो आप लोग 70-80 को के आसपास, लाइक मात्र कितना 15 को चल रहा वो। चलो जो अच्छा लगे वो करना। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।